हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए जी वो उसी स्क्रिप्ट पे काम करता है जो उसको थमा दी जाती है। तो हरियाणा में से दो मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको जो पूर्णता जिनको आप कठपुतली की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। जी पहले अपने मास्टर हुकम सिंह जी थे, दूसरे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी है। अब नायब सिंह सैनी जी डायरेक्ट संघ द्वारा संचालित न होकर वाया संचालित हैं खट्टर साहब के। कांग्रेस की शैली में और भाजपा की शैली में फर्क है। भाजपा के हर मुख्यमंत्री को ही एक सीमित ढंग से काम करने दिया जाता है, उसको नागपुर के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर ही चलाया जाता है। ये भाजपा की अपनी शैली है। तो जब एक मुख्यमंत्री इतने बड़े महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर भी फैसले नहीं कर पाते, जी जो चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा इसका फैसला नहीं कर पाता है मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है वो दिखता तो है ही। डीसीज कौन लगेंगे, आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कैसे होंगे, ये सारी चीजें दिखती हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी रेवाड़ी की, अपने दक्षिणी हरियाणा की, नारनौल की, तो आपकी आंखों के सामने की है। गुड़गांव की जितनी घोषणाएं की वो पुराने 6-7 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, उनको एक साथ घोषित कर देते हैं, एक साथ विकास कर ऐसा लगाया जाता है पंप एंड शो कि बड़ा भारी विकास हो रहा है। पर इन्होंने एक माहौल बनाया कि भाई हम नौकरियां देंगे, बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले नौकरियां होंगे। इन्होंने उस आरक्षण को दो ग्रुपों में बांटकर जो अति पिछड़ा वर्ग था उसके लिए भी अलग से कर दिया, तो उसको भी भुना रहे हैं। बस वो आरक्षण तो पहले भी था। और जहां तक आईएमटी का है, आईएमटी का तो बिल्कुल ही नहीं स्थापित होने वाली। भूपेंद्र हुड्डा का भ्रष्टाचार तो बहुत कम है खट्टर के भ्रष्टाचार से। पहले तो ये मेट्रो का ही एक नोटंकी है। जिस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया हो उसका दोबारा उद्घाटन या शिलान्यास, जो भी भूमि पूजन कुछ भी नाम कह दो, ये नोटंकी तो है। गुड़गांव का अस्पताल का भी यही हाल है। कांग्रेस के जमाने के अंदर ही वो ढह दिया गया था और वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। 10 साल से वो आज तक नहीं बना। तो जब एक स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह नगर का 200 बेड के अस्पताल की जगह तक तय नहीं कर पा रही, वो किस लिए नहीं तय कर पा रही कि भाई ये चाहते हैं कि हर चीज मुफ्त में मिल जाए। ये है कौन? हुई राम भद्राचार्य है कौन? ये भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा जुड़े हुए जितने सन्यासी लोग हैं ये तो ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। ये तो सत्ता के द्वारा ऐश्वर्य भोग रहे हैं। तो ये लोग सन्यासी कहाँ हैं? प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज नायब सैनी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। सबसे पहले तो एनजेपी परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई। और नायब सैनी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक समीक्षक वेद प्रकाश विद्रोही। कुछ दिन से इनको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं राजनीतिक चर्चा के लिए। वह विषय अलग है, लेकिन आज का विषय नायब सैनी के जन्मदिन पर नायब सैनी की उपलब्धियों, उनकी खामियों, उनकी कमियों और उनके कामकाज को लेकर के बात करनी है। तो सबसे पहले तो विद्रोही जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। और मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे और वो प्रदेश के दीर्घ काल तक सेवा करते रहे। विद्रोही जी, नायब सिंह सैनी को अपने दूसरे कार्यकाल में भी 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और कुछ महीने उन्होंने मनोहर लाल का जो अधूरा कार्यकाल रह गया था उसको पूरा किया। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। उनके कामकाज की आपको कम से कम शब्दों में समीक्षा करनी है। नायब सिंह सैनी कहाँ खड़े हैं? हरियाणा के अन्य मुख्यमंत्रियों का कामकाज भी देखा है आपने और नायब सिंह सैनी का भी देखा है। कांग्रेस की चादर एक तरफ रख करके राजनीतिक समीक्षक के रूप में बताइए, नायब सिंह सैनी कहाँ खड़े हैं? देखिए, नायब सिंह सैनी जी का जो मुख्यमंत्री के रूप में हम आकलन करते हैं तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में कोई अलग रूप से देखा जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ जिसकी हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकें। हाँ, व्यक्तिगत रूप से वो बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करते हैं, जनता से खूब मिलते हैं। परंतु भाजपा के अंदर कुछ स्कोप नहीं रहता कि भाजपा के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए वो उसी स्क्रिप्ट पे काम करता है जो उसको थमा दी जाती है। तो हरियाणा के अंदर
जो कब्जा मतलब है, नायब सिंह सैनी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। दिल्ली की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर। दिल्ली और दिल्ली करवाता है खट्टर के द्वारा। जी जी क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अगर आपने आकलन करना हो किसी भी मुख्यमंत्री का, जी जी तो हरियाणा में से 2 मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको जो पूर्णता जिनको आप कठपुतली की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। जी जी पहले अपने मास्टर हुकम सिंह जी थे, जी जी वो मुख्यमंत्री रहे 8 महीने, परंतु उनका सीएमओ कार्यालय था वो चलाते थे, चौटाला साहब एज इट इज ऑफिसर थे। जी जी दूसरे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी है जो इनका सीएमओ है। कुछ कोई भी मुख्यमंत्री होता है उसका सीएमओ क्या उतना तो नहीं होगा यार, ऐसे तो उतना ही है, उसका कारण बता रहा हूं ना। जी जी उतना ही बता रहा हूं ना मैं, क्योंकि उनके सीएमओ में जितने अधिकारी हैं जी जी वो सारे के सारे नियुक्त किए हुए हैं खट्टर साहब के, मनोहर लाल। तो नेचुरल है जो जिनकी रैपिड खट्टर साहब से अच्छी मैं है। एक बात बीच में काट करके पूछना चाहूंगा, मनोहर लाल को भी आप कठपुतली चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि उनका और अपना था? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी विशुद्ध रूप से संघ के इशारे पर चलते थे, नागपुर के डायरेक्ट उनको जो मिलता था ना, प्रशासन चलाने की तो उनकी अपनी दक्षता थी ना। प्रशासन चलाने की पूर्ण पावर थी ना, वो संघ के आदेश से चलते थे, संघ के लोग बैठा रखे थे जी जी, और वही जैसे चाहते थे वैसे ही प्रशासन चलता था। जी चलिए नायब सैनी पर आइए। अब नायब सिंह सैनी जी डायरेक्ट संघ द्वारा संचालित न होकर वाया संचालित हैं खट्टर साहब के, तो दोनों फर्क ये हो गया थोड़ा सा। अब नायब सिंह सैनी जी का जो सीएमओ है, अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपने पाएंगे उसमें इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। सारे के सारे इवन टू मीडिया एडवाइजर भी, दूसरे काम देखने वाले भी, यहां तक कि उनके निजी सहायक भी वही हैं जो खट्टर साहब के हैं। वो चाहते मतलब अभी स्वतंत्र रूप से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो अभी ऐसा लग नहीं रहा, अब अंदर वो कर रहे होंगे वो जाने, परंतु मुझे लगता है अब कुछ व्यवस्था बदलेंगी, अभी दिख नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूं कि आगे दिखेगी तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। चौधरी बंसीलाल को भी शुरू में ऐसा ही समझा जाता था। मैंने कहा समझा जाता था, पर जब निकले तो स्वीकार माना गया। तो अभी आज के दिन तक ये है, आज तक ये है। फिर मुझे आशा कम नजर आती है, क्योंकि तो उसका एक लाइन कि कांग्रेस की शैली में और भाजपा की शैली में फर्क है। भाजपा के हर मुख्यमंत्री को ही एक सीमित ढंग से काम करने दिया जाता है, उसको नागपुर के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर ही चलाया जाता है। ये भाजपा की अपनी शैली है। जी जी। उस शैली में 1-2 मुख्यमंत्री अपवाद रहे हैं, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जी। और कुछ दूसरा अपवाद उभर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वरना भाजपा में से अपवाद नहीं मिलते। जी जी। विद्रोही जी, जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल को हटा करके अचानक, हो सकता है उसकी नींव पहले से पड़ रही हो, आधार तैयार किया जा रहा हो, नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया, उस चेहरे को बदलने का, नायब सिंह सैनी को लाने का भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से कितना लाभ हुआ, क्या मानते हैं आप? देखिए, एक तो राजनीतिक रूप से सीधा सीधा लाभ भाजपा पार्टी को ये हुआ कि जो सैनी समुदाय है जी जी, उसकी हरियाणा में काफी वोट है जी जी, वो एन ब्लॉक बीजेपी के साथ आ गया। अगर मनोहर लाल जी को हटाकर मनोहर लाल जी बने रहते तो बैगेज तो था ही उनके ऊपर जी जी, परंतु ये सैनी समाज एकजुट होकर नहीं आता। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जो बैगेज था कुछ मनोहर लाल जी का, वो बहुत ज्यादा तो कम नहीं हुआ जी जी, 5-7% वो कम हुआ। तो आप ये मान के चलो 10 मुकाबला बहुत कांटे का रहा, 10% फायदा हुआ है। 10% तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6-7% तो वोट ही है सैनियों की जी जी, वो जो एन ब्लॉक चली गई। मतलब एक ओबीसी का चेहरा भाजपा ने दिया। ओबीसी का चेहरा तो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो ओबीसी के ऊपर तो कुछ चुनाव हुआ नहीं, जाट नॉन जाट पर हुआ है। तो जाट नॉन जाट का चेहरा खट्टर भी था। ऐड ये हो गया कि जो सैनी समुदाय का वोट था, जो एन ब्लॉक नहीं जाता, पंजाबी एन ब्लॉक चला गया खट्टर हटाने के बाद भी, क्योंकि पंजाबी समुदाय शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है। और जब भाजपा कमजोर जब होती थी तो कांग्रेस के साथ आ जाता। लेकिन वो नहीं गया। मनोहर लाल अपने लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि हम पावरफुल है, सेंटर में जा रहे हैं। उन्हीं का प्रोक्सी गिना जाता था, उन्हीं के कहने से, उन्हीं के। और जो बदलाव हुआ है हमारी इच्छा से हुआ, वो सब दिख रहा था ना। जो सीएमओ का बदलाव, सीएमओ जिस तरह काम कर रहे थे, वो सब प्रत्यक्ष दिख रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री खट्टर साहब है। आज भी कोई भी बड़ा निर्णय नहीं होता जब, अब उदाहरण के रूप में बताता हूं,
जब अपने शत्रुजीत कपूर जी को डीजी पद से हटाया गया, जब तक खट्टर साहब विदेश में थे, वो नहीं आ लिए, उनसे हरी झंडी नहीं मिली, उसको हटाया नहीं। जबकि खुद मैं तो कह नहीं रहा, ये जो रामदास अठावले उनको पूर्ण कुमार जी के मामले मिले थे, तो वो ही खुद कहते हैं कि उसका खंडन कर चुके, खंडन कर दिया, परंतु सत्य तो आ ही गया है ना सामने। देखिए, राजनीति में कोई चीज मानता थोड़ी है, उससे नुकसान काफी हुआ। वो कह गए कि चपरासी भी नहीं बदल सकते। चलो, वो इतना नहीं कहा होगा, अपने उन्होंने जो प्रवक्ता लोग थे अपनी तरफ से कह दिया होगा, पर इतना तो प्रत्यक्ष दिख रहा था ना कि भाई खट्टर साहब जब तक नहीं आएंगे शत्रुजीत कपूर का फैसला नहीं होगा। ये तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा था ना। जी। तो जब एक मुख्यमंत्री इतने बड़े महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर भी फैसले नहीं कर पाते, जो चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा इसका फैसला नहीं कर पाता है मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है वो दिखता तो है ही। डीसीज कौन लगेंगे, आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कैसे होंगे, ये सारी चीजें दिखती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस 1.25 साल में हरियाणा में आप डेवलपमेंट को जीरो की दृष्टि से न देख करके आप बताएं, तो हरियाणा में डेवलपमेंट तो हुआ है कुछ? देखिए, जो रूटीन का डेवलपमेंट होता है वही डेवलपमेंट हुआ है। हरियाणा के पास डेवलपमेंट के पैसे हैं कहाँ? जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। सब ज्यादा डेवलपमेंट आप कहाँ चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और आप इसमें नगर क्षेत्र में जो नागरिक सुविधाओं का आधारभूत ढांचा होता है, वो रूरल डेवलपमेंट का पंचायत विभाग से और शहरी का नगर निकाय विभाग से होता है। आप पिछले 3 साल का बजट उठाकर देख लो, इस साल के तक आंकड़े आए ही नहीं है अभी। पुराने आंकड़े देख लो 3 साल के, जो आवंटित बजट सरकार ने कर रखा है गांव के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए, उसमें गांव के विकास में तो बहुत कम खर्च हुआ। उसमें पंचायत चुनाव भी नहीं होने के कारण था, परंतु 50, 60, 70% ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं हुआ। और प्रदेश के पास बजट कहाँ है विकास का? हमारा जो कुल बजट, अगर आप उसका अध्ययन करोगे, दुर्भाग्य ये है कि पहले तो हर चीज को अलग अलग ढंग से बताया जाता था कि भाई विकास का कितना बजट है, प्रशासनिक खर्चे का कितना बजट है। अब सारा इकट्ठा बताते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास पैसा कहाँ है। अब हमारे पास राजस्व पिछले साल का, इस साल का तो पता नहीं, पिछले साल का 1 लाख या 30-35 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था, इतना ही था, और बजट था 2 लाख का। तो आप अंदाजा लगा लो 70,000 करोड़ का जो गैप था वो कैसे पूरा होगा? वो दो ही तरीके से पूरा होगा, क्या तो आप कर्ज लोगे और या जो डेवलपमेंट का जो पैसा है उसमें काटोगे, क्योंकि तनख्वाहें प्रशासनिक खर्चे में तो कटता नहीं। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट रूटीन का जो हो रहा है ना, वही डेवलपमेंट है। और दूसरा, आप दूर क्यों जाओ, आप अपने ही रेवाड़ी जिले का अध्ययन कर लो, जो हमारे आपके सामने है कि जो योजनाएं ये घोषित कर देते हैं उनमें कितने सालों में प्रोजेक्ट RRTS पेंडिंग है, सारे पेंडिंग है। अब मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी रेवाड़ी की, अपने दक्षिणी हरियाणा की, नारनौल की, तो आपकी आंखों के सामने की है। गुड़गांव की जितनी घोषणाएं की, वो पुराने 6-7 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, उनको एक साथ घोषित कर देते हैं, एक साथ विकास कर ऐसा लगाया जाता है पंप एंड शो कि बड़ा भारी विकास हो रहा है। जब आप उनका गहराई से अध्ययन करोगे तो आप पाओगे योजना तो 7 साल पुरानी है। तो आप नायब सैनी सरकार की उपलब्धियों पर हम चर्चा कर रहे थे, आप उपलब्धियों पर कुछ बोल नहीं रहे। मैं बताऊं आपको उपलब्धियां, या आप खुद जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, 2 उपलब्धियां वो ज्यादा गाते हैं। एक तो महिलाओं को सम्मान का 2100 रुपए का। अब नायब सिंह सैनी जी ने जब ये घोषणा की थी लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, तब उन्होंने घोषणा की, तब खुद कहा था कि 20 लाख महिलाएं पात्र हैं जिनकी 1 लाख रुपए से कम आय है। पहले तो इन्होंने कहा था सब महिलाओं की, सबसे ये बीपीएल पे आ गए, और बीपीएल में 18 उम्र थी, बालिग से 23 पे आ गए, और उसमें 1 लाख पर आ गए। 1 लाख पर तो 1 लाख की बढ़ा दिया अब तो, जो नहीं बढ़ाई, मैं वो बता रहा हूं, नहीं वो भी एक धोखा है, मैं बता रहा हूँ ना कैसे। आप सुनिए ना, 1 लाख तक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख महिलाएं इसके लाभार्थी होंगी। मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थी 20 लाख बताई थी। जब शुरू की, जब इसकी 5 या 6 लाख ही हुई, फिर इसकी 8,30,000 तक की बताई। अब मुख्यमंत्री ने नया डाटा तो दिया नहीं है। अब 20 लाख से 8.5 मान लो, 9 मान लो, 10 मान लो, आधी तो उनकी कथनी से ही कम होगी कि 20 लाख लाभार्थी हैं तो 10 लाख की क्यों मिल रही है। अब ये जो नई इन्होंने 1,80,000 की है, 1,80,000 इन्होंने सभी महिलाओं की नहीं की है, उन महिलाओं की है जिनके बच्चे 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं और जिनके
80% से ज्यादा नंबर आए हैं। ऐसी कितनी महिलाएं, मतलब इस तरह की। चलिए दूसरी एक जो मैं बात दूसरा मैं बता रहा था बुढ़ापे की, ये कह रहे जी। थे इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई बुढ़ापा पेंशन 200 रुपये हमने बढ़ा दी। बिल्कुल, कब की थी? 1 नवंबर से बढ़ाई। अब लोगों के पास दिसंबर की आ चुकी है, जनवरी की आ चुकी है, 20 तारीख के बाद भेजते हैं ये लोग। 20 दिन का लोगों का पता नहीं किस कंपनी को दे रखा, वो ब्याज खा जाती है, क्या करती है। जो 1 तारीख को मिलना चाहिए वो 20-22 को मिलता है। 20-25 दिन पैसा वो ब्याज मिलता है। वो कोई भी सरकार तो नहीं करती होगी, पर जिनको भी दे रखा होगा वो पैसा, भाई वो जो डिस्ट्रीब्यूट का जो सॉफ्टवेयर करते हैं भाई, तो वो 20 दिन का वो हड़प जाते हैं ब्याज, 20 दिन लेट पहुंचाएंगे, तो वो 200 रुपया 2 पेंशन आती है। चलिए इसको तो हम उपलब्धि में बड़ी नहीं मानेंगे। जो नायब सिंह सैनी सरकार ने जैसे नौकरियों में जो पारदर्शिता की बात थी शुरुआत में ही, जो तो सत्ता में आते ही तो पहले ही जो परिणाम घोषित किया वो ग्रुप डी और सी। यहां भी झूठ बोल रहे हैं। जी। ये ग्रुप और सी डी की नौकरियां 3 साल पुरानी थी, इनके परिणाम वगैरह सब घोषित हो चुके थे, तैयारी हो चुकी थी, पर इन बिटवीन चुनाव आ गए तो वो आचार संहिता लग गई। तो आचार संहिता के बीच के अंदर तो कोई भी सरकार नौकरियां दे नहीं सकती, पर इन्होंने एक माहौल बनाया कि भाई हम नौकरियां देंगे, बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले नौकरियां होंगे। तो ये तो नौकरियां 3 साल पुरानी थी, जो पड़ी हुई थी, जो बाकायदा जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जानबूझकर इन्होंने डिले किया। और चुनाव के समय जब चाहते थे कि भाई चुनाव के समय इनको ज्वाइनिंग कराएंगे तो लाभ हो, जी। अब कांग्रेस ने उस पर आपत्ति कर दी, इन्होंने इसे मुद्दा बनाया। ये जानते थे, हर कोई जानता है कि भाई आचार संहिता के बीच रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता, पर जानबूझकर वो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए कांग्रेस खलनायक रहे, हमें फायदा हो। तो ये एक राजनीतिक स्टंट था, इसके अलावा वो नौकरियां कुछ है नहीं। और नौकरियां इनके राज में तो कभी मिली ही नहीं है। अच्छा चलो, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। अच्छा, ओबीसी की हम बात कर रहे थे। ओबीसी की जब हम बात करते हैं, ओबीसी को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, तो नायब सिंह सैनी के सत्ता में आने के बाद ओबीसी के लिए नगर निकायों में और पंचायतों में आरक्षण बढ़ा है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाते हैं 6 से 8 लाख की क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर, अब वो क्रीमी लेयर कम किसने की थी? कम भी इन्होंने की थी। 8 लाख से 6 लाख इन्होंने की थी। आप 10 साल तक 8 लाख से 6 लाख कर दो और बाद में उसे बढ़ाकर कह दो कि मैंने बढ़ा दी, वो भी ठगी है। और जहां तक मतलब जैसे आरआरटीएस पहले एसएनबी तक था, घटा के धारवेड़ा किया, शोर मचा तो कह रहे बावल तक बना देंगे, बनाया एक पिलर नहीं है, एक पिलर नहीं थी, ठगी है। तो जितनी आरक्षण की बात देख लो, आरक्षण ये जो था नौकरियों में ना, इसमें नगर निकाय में पहले भी था बीसी का, इन्होंने 2 ग्रुपों में बांट दिया। इन्होंने उस आरक्षण को 2 ग्रुपों में बांटकर जो अति पिछड़ा वर्ग था उसके लिए भी अलग से कर दिया, तो उसको भी भुना रहे हैं बस। वो आरक्षण तो पहले भी था, कांग्रेस के राज से। ये जब से पंचायत सिस्टम और ये हुआ था, एक्ट पास हुआ है नगर पालिका का 1993 से, आप उठाकर देख लो, बीसी की पहले से ही मिल रहा था। अब इन्होंने 2 भागों में बांटकर उसको नए क्लेवर में लाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये 2 भागों में भी कांग्रेस के जमाने में ही हो गया था, ये जो भजनलाल के राज में ही, परंतु बाद के अंदर ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग चला गया था, ये मुद्दा उलझा हुआ था, इसीलिए उसके फैसले नहीं हो रहे थे। इनके राज में वो फैसला आ गया। एक्चुअल में तो और जो लागू कोर्ट में जो गया वो भी कांग्रेस राज का, जो पंजाब के अंदर लागू की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब 2 भागों के अंदर, उसके खिलाफ लोग गए थे। हरियाणा वाले में तो क्योंकि गए थे, हरियाणा वाले में तो मैंने वापिस करवा दिया था। यादव सभा गई थी, तो यादव समाज का जो करने वाला था वो मेरा भाई ही था। तो जब उनके हक में फैसला आ गया, मैंने कहा क्यों तुम प्रेस कर रहे हो, गरीबों को मिल रहा है, मिलने दो। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, फैसला तो आ गया था। तो एक जो बड़ी उपलब्धि है युवाओं को रोजगार की, वो आपने बता दी, पिछली बार पहले से तैयार था, लाडो लक्ष्मी योजना का आपने कही दिया है। मैं गुरुग्राम की बात करें, जो आपके जो 2 मिनिस्टर हैं, एक तो राव नरवीर सिंह है, एक आरती सिंह राव है, उन्हीं के महकमों की बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी जिस पर काम चल रहा है वो है अरावली में जंगल सफारी का। एक बड़ा प्रोजेक्ट वो मिलने वाला है, और एक उद्योग मंत्री के नाते आईएमटी देने का प्रयास हो रहा है हरियाणा में 10। इस योजना को लेकर के क्या करेंगे? सरकार तो प्रस्ताव तो अच्छा लेकर आई है। देखिए, जहां तक जंगल सफारी का, मैं अपने शब्द भी हटा लेता हूँ, सरकार के अच्छा या बुरा प्रस्ताव भी आप ही बता दीजिए। जंगल सफारी का जहां तक ताल्लुक है, जंगल सफारी के माध्यम से कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है। वो प्रोजेक्ट अभी अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में है। अब उसको क्लियरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी
ये वक्त बताएगा। अब वो केवल उसका प्रचार है। जी जी। और जहां तक आईएमटी का है, आईएमटी का तो बिल्कुल ही नहीं स्थापित होने वाली। जमीन नहीं देंगे किसान? क्यों देंगे? कि रोड के साथ जहां आईएमटी बननी है, जैसे हमारे यहाँ ही है, जी जी। गुरावड़ा के आसपास बननी है, गुरावड़ा जो झज्जर जी रोड जी, का है, पालावास पालावास गुरावड़ा, तो वहां जमीनें बहुत महंगी है। और दूसरी बात, मान लो कुछ किसान ने दे दी, मान लो, जी जी। और 5 किसान या 1 किसान अड़ गया कि मैं तो नहीं दूंगा, तो कंटिन्यूटी जमीन की कैसे बनेगी? अब ये जो हब अटका हुआ है आपका नारनौल में, जी जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो बावड़ से उठाकर वो ले गए थे, कितने साल हो गए अब तक नहीं? वो उठा के नहीं ले गए थे, बावड़ वालों ने जमीन देने से इनकार किया तो डी नोटिफाई किया सरकार ने। सुन लिए, जब सरकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जी जी, अवार्ड घोषित हो चुका था, तब उसके बाद किसी के पास कोई विकल्प नहीं रहता कि जमीन न देंगे हम, क्योंकि सब वो तो ले ली गई थी। विकल्प तो नहीं था, रेट की बात, रेट घोषित हो चुका था, अवार्ड हो चुका था, तो उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं था कोर्ट में जाने के अलावा। भाजपा ने वादा पूरा किया, डी नोटिफाई कर दिया। अब यही वादा भूपेंद्र हुड्डा ने किया पूरा, तो उस पर मानेसर के ऊपर केस चला गया, वहां तो सेक्स अवार्ड हुआ ही नहीं था। जी जी भाई, जो अगर आप तर्क लेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा का भ्रष्टाचार तो बहुत कम है खट्टर के भ्रष्टाचार से। अगर भ्रष्टाचार से आप जोड़ोगे ये तो भ्रष्टाचार नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने भी यही किया था। उसने भी वादा किया था कि भाई जो मानेसर की जमीन जो गांव की ले ली रिलीज कर देंगे, वो रिलीज कर देंगे। उसने रिलीज कर दी तो उसको भ्रष्टाचार कह दिया गया, जबकि उसमें सेक्शन 8 सेक्शन 7 नहीं हुआ था। नायब सैनी का जन्मदिन है, उनकी बातों को याद करते हैं। तो नायब सैनी सरकार की एक उपलब्धि के रूप में विस्तारित मेट्रो योजना 5500 करोड़ की भूमि पूजन हुआ है। नरेंद्र मोदी मनोहर लाल के सीएम रहते हुए शिलान्यास करके गए थे। वो गुरुग्राम को मेट्रो दे रहे हैं 5500 करोड़ की। दूसरा जो है, रेवाड़ी में 200 बेड का अस्पताल पास हो चुका है। गुरुग्राम के लिए अस्पताल का बजट आवंटित हो चुका है, अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। ये सब योजनाएं आप नायब सैनी को शून्य पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये मेट्रो का ही एक नोटंकी है। जिस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया हो, उसका दोबारा उद्घाटन या शिलान्यास, जो भी भूमि पूजन कुछ भी नाम कह लो, ये नोटंकी तो है। स्टार्ट हुआ नहीं, एक योजना का 2-2 बार नाम पट लगाए जा रहे हैं, ये नोटंकी नहीं तो क्या है? पिलर बना नहीं, ये नोटंकी नहीं तो। और दूसरी बात, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने की स्वीकृत हैं। कांग्रेस ने सारी योजनाएं बना दी थी, हरियाणा सरकार पैसा देने को तैयार थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई। अगर कांग्रेस ये जिन्होंने 10 साल डिले कर दिया, तो जिस योजना को आप 10 साल डिले कर दिए और उसको आप कहो ये धोखाधड़ी इन्होंने जनता के साथ की कि आपने 10 साल तक क्यों नहीं किया। गुड़गांव का अस्पताल का भी यही हाल है, कांग्रेस के जमाने के अंदर ही वो ढह दिया गया था और वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। 10 साल से वो आज तक नहीं बना। 700 बेड का बनाना है, वो आज तक नहीं बना पाए हैं, स्टार्ट नहीं कर पाए। रेवाड़ी की भी यही हालत है। रेवाड़ी के अंदर 100 बेड के अस्पताल का बिल्डिंग तो कांग्रेस जमाने में शुरू हो गई थी, केवल स्टेयर ही तो नहीं बना था, सीढ़ियां और लिफ्ट का काम नहीं हुआ था। 3 साल तक तो इनसे लिफ्ट और सीढ़ियां नहीं लगी, और 200 बेड का उसी समय हो गया था कि भाई 200 बेड का बनेगा। अब वो कहां बनेगा, जगह ही तो तय नहीं हुई थी। ये 10 साल से अब कह रहे हम आज तक तय नहीं कर पाए। अब आरती राव जी हमारी स्वास्थ्य मंत्री है और रेवाड़ी की है, रामपुरा भी रेवाड़ी का ही पार्ट है। जी। तो जब एक स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह नगर का 200 बेड के अस्पताल की जगह तक तय नहीं कर पा रही, वो किस लिए नहीं तय कर पा रही कि भाई ये चाहते हैं कि हर चीज मुफ्त में मिल जाए। अब हर चीज मुफ्त में चीजें नहीं मिला करती हैं, उसके लिए आपको भूमि अधिग्रहण कानून का प्रयोग करना पड़ेगा जरूरी चीजों के लिए। पैसा देना पड़ेगा। ये देना चाहते नहीं। अब ये तो हर चीज यूं कहते हैं कि अब अगर गांव, मैं तो ये कहता हूं, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है माजरा गांव के लोगों का, जिन्होंने त्याग कर कर अपनी करोड़ों की जमीन 40-40 लाख में दे दी। अगर वो नहीं देते और लोग प्रयास नहीं करते कि लोगों ने, मैं विशेषकर इसके लिए राव इंद्रजीत को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनका अपना एक प्रयास था, उनके ही समर्थक ज्यादा हैं, उन्होंने अपने लोगों को मनाकर, कुछ और सभी लोगों ने मनाया, पर ज्यादा प्रयास उनके लोगों का है। जी। उन्होंने वो माद्रास जमीन दिलवा दी, रेंज बन गया। चलिए, तो मतलब हम ये समापन की ओर बढ़ते हैं। नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर हम उनके कामों की चर्चा कर रहे हैं, हम भविष्य की कल्पना करते हैं। एक काल्पनिक सवाल है मेरा, नायब सिंह सैनी का भविष्य क्या देख रहे हैं? वह कितने
वह अपना कितना फुटप्रिंट छोड़ पाएंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में, हरियाणा के डेवलपमेंट में कितने कामयाब हो गए फुटप्रिंट छोड़ने में। अभी छोटा सा कार्यकाल हुआ है, इसलिए वो लंबी समीक्षा, उनकी योजनाओं का असर मुझे लगता है लंबा समय लगेगा देखने में। अगले साल हो सकता है आपको फिर बिठाएं इसी विषय में। क्या सोचते हैं? देखिए, सारा इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि भाजपा उनको कितना फ्री हैंड देती है। व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे आदमी हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब भाजपा अगर उनको फ्री हैंड देती है तो निश्चित रूप से अपना कुछ ना कुछ, हर मुख्यमंत्री फुटप्रिंट छोड़ता है और हर मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ योगदान देके जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नायब सिंह सैनी भी देके जाएंगे, पर ये सब भाजपा नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि भविष्य हाँ, कि वो उनको कितना फ्री हैंड देते हैं और कितना उनकी योग्यता के आधार पर और उनके विजन के आधार पर। अब क्योंकि नायब सिंह सैनी क्योंकि पिछड़े वर्ग के हैं, जी, और भाजपा का जो आज हरियाणा के अंदर जो प्रभाव बढ़ रहा है वो ज्यादातर पिछड़े वर्ग में ही बढ़ रहा है। तो वो उस पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उनको काम करने के लिए कितना फ्री हैंड देते हैं ये समय बताएगा। पर मुझे आशा कम है, व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे आशा इसलिए कम है कि भाजपा किसी भी नेता का ना तो कद बढ़ने देती और ना उसको अपनी इच्छा अनुसार काम करने देती। वो भाजपा का जो अपना खुद का मनुवादी व्यवस्था का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा, उसके हिंदुत्व के एजेंडे के अंदर और सत्ता प्राप्त करने में कितनी कामयाबी कैसे किस योजना से मिलेगी, उतना ही सहयोग देते हैं। नारनौल में राम भद्राचार्य आ रहे हैं, बड़ा लंबा जुलूस निकला है। इसके पीछे भी भाजपा है क्या? सारे ये है कौन? वही राम भद्राचार्य है कौन? ये भाजपा के एजेंट हैं। ये जगत गुरु अपने आप को कहते हैं। ये कथावाचक लोग, पहले तो हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ोगे, आप अध्ययन करोगे, आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो ये कथावाचक सन्यासी ही नहीं होते। और जो सन्यास का कंसेप्ट है, उस सन्यास के कंसेप्ट के अनुसार कोई जो सन्यासी जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये तो हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के ही खिलाफ है। हिंदू धर्म की मैथोलॉजी तो ये कहती है कि सन्यासी वो होता है जो सब कुछ त्याग देता है और सब कुछ त्याग कर केवल मात्र तपस्या करता है और समाज को दिशा देता है, उसका नाम सन्यासी है। अब भाजपा से जुड़े हुए जितने भी सन्यासी भाई हैं, नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ, ये जितने सन्यासी भाई, आपने पूछ लिया तो मैं खत्म कर देता हूँ। भाजपा जुड़े हुए जितने सन्यासी लोग हैं, ये तो ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। ये तो सत्ता के द्वारा ऐश्वर्य भोग रहे हैं, तो ये लोग सन्यासी कहाँ हैं? ठीक दोस्तों, आपने वेद प्रकाश विद्रोही को सुना। नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर सीधा इन्होंने संक्षिप्त में सार बता दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें फ्री हैंड देगी, उन्हें उनके विजन के अनुसार काम करने देगी, तो निश्चित रूप से वह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन विद्रोही जी को आशंका है कि भाजपा उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। भाजपा उन्हें छाया मुख्यमंत्री की तरह ही रखेगी। ये इनका सार है। आगे आने वाला समय तय करेगा कि नायब सिंह सैनी कितनी मजबूती के साथ हरियाणा की राजनीति में अपना फुटप्रिंट छोड़ पाएंगे। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? नायब सिंह सैनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।